अमेरिका के प्रजनन कैरेंडीरो से होती है, जहां कुछ प्रिजनर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इन सभी के बीच लूला नाम का एक कैदी डैगर नाम के दूसरे कैदी को मारने की कोशिश कर रहा है कि तभी वहां जेल का कुक इब्नी आता है, जो सभी को शांत रहने के लिए कहता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और उसी वक्त वहां डॉक्टर ड्राजियो वेरेला आ जाते हैं। वो उस वक्त पहली बार उस जगह पर आए थे और उन्हें देखकर इब्नी काफी शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि इस प्रिजन की देखरेख वही करता है और इस तरह का माहौल काफी शर्मनाक था। खैर, लूला भी अब गुस्से में पागल था और उसका कहना था कि डैगर ने उसके पिता की जान उसके सामने ली है और आखिर वो उसे कैसे जाने दे। पर तभी डैगर कहता है कि वो यही डिजर्व करता था और उसकी इस तरह की बातों से लूला का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। अब ये सब देखकर डैगर कहता है कि उसने तो एक औरत को उसके जालिम पति से बचाया था, पर इस बात पर लूला तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तो डैगर उसे एक राज बताता है कि उसके पिता को मारने के लिए उसकी माँ ने ही उसे पैसे दिए थे। अब ये सब सुनकर तो लूला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने कभी ये सोचा नहीं था। तो डैगर बोलता है कि इस तरह उसने एक नहीं न जाने कितने लोगों को मारा है। अब उन दोनों की बातें सुनने के बाद यबनी दोनों को पनिशमेंट के तौर पर अंडरगारमेंट में उन्हें बाहर बुलाता है, जिसके बाद वो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। इसके बाद यबनी उन सभी को किचन की नाइफ वापस करने के लिए कहता है कि अगर 3 गिने तक किसी ने उसके नाइफ को वापस नहीं दिया तो वो रोज उनमें से एक को मार देगा। इसके बाद 3 गिनते ही नाइफ को उसके सामने सब फेंक देते हैं। इसके बाद डॉक्टर बाकी के जेल को देखने के लिए जाता है। आगे वो उन लोगों से मिलता है जो कि रेप और उस तरह के बड़े बड़े क्राइम के लिए वहां पर आए थे और इस वजह से उन लोगों को एक काले रूम में बंद करके रखा गया था। पर डॉक्टर उन्हें बाहर आकर हवा खाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी बात उनकी नहीं सुनता। इसके बाद वो सभी जगह को एक्सप्लोर करता है, जहां कुछ प्रिजनर्स खाना खा रहे होते हैं और कुछ अपनी जगह की सफाई कर रहे होते हैं। असल में डॉक्टर वहां पर HIV के इन्फेक्शन को चेक करने के लिए आए थे और तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि खून की उल्टियां कर रहा है। उसे देखते ही वो उसे आइसोलेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो TB का पेशेंट था। पर ये सुनते ही ये सभी कहते हैं कि उसे आइसोलेट करेगा कहां, क्योंकि जेल में तो इतनी जगह ही नहीं है। खैर, अब डॉक्टर कुछ और प्रिजनर्स को टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं, जिनमें थोड़े सिम्टम्स आ रहे थे। जहां सबसे पहले बियर्ड नाम का एक आदमी उनके पास आता है। डॉक्टर उसे पूछता है क्या वो जेल में किसी के साथ इंटीमेट हुआ है, जिस पर वो पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसके हाथ पर आए निशान के बारे में पूछता है तो वो उन्हें कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद बहुत से लोग वहां पर आते हैं, जिनमें कुछ खुद बाहर से इस बीमारी को लेकर आए थे और कुछ को जेल के अंदर ये हुआ था। इस तरह से डॉक्टर को बहुत सारे सैंपल लेने पड़ते हैं। इसके बाद रात तक उसका काम खत्म हो जाता है और जब वो जाने लगता है तो वो बहुत से क्रिमिनल के सेल में देखता है, जहां कुछ लोग आराम से टेलीविजन देख रहे थे, वहीं कुछ अपना खाना बना रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो सभी जेल में नहीं बल्कि अपने घर में हों। खैर, इन सब के बाद डॉक्टर बाहर जाने के लिए वहां के सिक्योरिटी गार्ड को गेट खोलने के लिए कहता है, पर गार्ड उसे देखकर पहले अपने सीनियर ऑफिसर से कंफर्मेशन लेता है। लेकिन तभी अचानक कुछ कैदी डॉक्टर की तरफ आने लगते हैं। उन्हें रात में इस तरह पास आता देख वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी वो गार्ड वापस आता है और गेट को खोल देता है। जाते वक्त उनमें से एक कैदी डॉक्टर से पूछता है क्या वो कल वापस आएगा, जिसका कोई जवाब दिए बिना डॉक्टर वहां से चले जाते। डॉक्टर सोच रहा था कि क्या वो कल वापस उस जेल में जाएगा, और अगले दिन एक बार फिर से वो जेल के कैदियों को ट्रीट करने के लिए आ ही जाता है। इस बार सबसे पहले इब्नी वहां आता है। असल में उसे सांस लेने में कई दिनों से तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो सिगरेट पीता है और इस वजह से वो चेकअप के बाद सबसे पहले यही पूछता है उसके पास और कितना समय बाकी है। वो डॉक्टर को अपनी कहानी बताने लगता है। असल में कई सालों पहले इब्नी अपने दोस्तों के साथ चोरी किया करता था। तभी एक दिन क्रिसमस पर उन्होंने एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की और घर आते वक्त उसे लगा कि उसके दोस्त ने उसे कुछ छुपाया है और इसी वजह से वो अपने दोस्त को गोली मार देता है। अब ये सब देखकर इब्नी का दूसरा दोस्त हैरान रह जाता है, क्योंकि उन लोगों ने आज तक किसी को भी नहीं मारा था। खैर, अब बचने के लिए वो लोग उस दोस्त की बॉडी को पास के नाले में फेंक देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक पुलिस इब्नी को पकड़ने के लिए आती है और उसका दोस्त भी उनके साथ मिला था। और यहाँ वो इबोनी को बताता है कि जिसको इबोनी ने मारा है उसके भाई ने उन दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी है और इसकी वजह से आज वह यह सब हो रहा है। अब ये सब सुनकर डॉक्टर पूछता है कि उसके दोस्त का क्या हुआ। वो बताता है कि एक रात उसका दोस्त जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसने बाहर जाने के लिए एक सुरंग बनाई, लेकिन वो मोटा होने की वजह से उसमें
में फंस गया और उसकी वही मौत हो गई। और इस तरह इब्नी की कहानी खत्म हो जाती है। तभी अचानक डॉक्टर का असिस्टेंट उसे खिड़की पर बुलाता है, जहां वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक पेपर का रॉकेट बनाकर उड़ा रहा है, पर वो रॉकेट भी उस बिल्डिंग के बाहर नहीं जा पा रहा है। इन सब के बाद वहां लेडी डी नाम की एक ट्रांसजेंडर आती है, जो कि अपना टेस्ट करवाने आई थी। वो बड़े ही स्टाइल से वहां बैठ जाती और खुद से बताती है उसने कभी ना कोई ड्रग लिया ना ही कभी इंजेक्शन लिया। लेकिन तभी डॉक्टर उसे उसके पार्टनर्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो तो उसके 2000 से ज्यादा है। और इन सब के बाद वो उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। उसी रात सब सो रहे होते हैं। मजिस्ट्रेट नाम का एक प्रिजनर सीवर में हाथ डाल के कुछ कर रहा था, और तभी अचानक एक रात उसके हाथ में कुछ काट लेता है। उसके हाथ में इतनी चोट आती है कि उसकी उंगली टूट जाती है, और इस वजह से लूला उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अब यहाँ लूला ड्रग के नशे में ऑपरेशन कर रहा था, और डॉक्टर वहां आता है तो वो लूला को ऐसे करने से रोकता है, लेकिन तब तक वो ऑपरेशन कर चुका था। जब डॉक्टर उसका हाथ चेक करने के लिए आता है तो उसमें से 2 वेडिंग रिंग दिखती है उसे। वो मजिस्ट्रेट से इसके बारे में पूछता है तो मजिस्ट्रेट उसे बताने लगता है एक बार जब वो एक जगह स्पोर्ट देखने गया तो वहां उसे डालवा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट कर रही थी। तब वो उसके पास गया और उसने डालवा को उसके बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके पास आने को कहा। अब ये सुनकर पहले तो डालवा को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैजिस्ट्रेट ने उसे शादी करने के लिए पूछा तो वो सोच में पड़ गई। तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आ गया, जो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब ये सब देखकर मैजिस्ट्रेट अपनी गन निकाल लेता है, और ये देखकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। इन सब के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और मजे से जिंदगी जीने लगते हैं। तभी एक दिन जब एक रेस्टोरेंट में डालवा और मैजिस्ट्रेट दोनों डांस कर रहे थे तो मैजिस्ट्रेट की नजर वहां कम कपड़ों में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे अगले दिन बीच पर मिलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां डालवा आ जाती है और उस लड़की को भला बुरा कहने लगती है। अब ये लड़की रोजरीन बेसिकली एक सेक्स वर्कर थी, और अब वो जानकर मैजिस्ट्रेट को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद उन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। मैजिस्ट्रेट रोजरीन के साथ एक घर में रहने लगता है और इस तरह उसकी 2 बीवियां बन जाती है। लेकिन तभी वहां पर डालवा आती है और अपने हस्बैंड को रोजरीन के साथ देकर उसका तो दिमाग फट जाता है। वो दोनों की ब्लैंकेट पर पेट्रोल डालकर उन्हें ऐसे ही जला देती है। हालांकि वो दोनों तुरंत ही जाग जाते हैं, पर दोनों वहीं पर बुरी तरह लड़ने लगते हैं। रोजरीन कहती है कि उसके पेट में मैजिस्ट्रेट का बच्चा है, जिसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और इन तीनों को पकड़ लिया जाता है। उस जगह पर आग लगने के इल्जाम में मैजिस्ट्रेट खुद पर ले लेता है, जिसके लिए उसे 16 साल की सजा होती है, और इस तरह वो यहाँ पर आ गया। खैर वहीं दूसरी तरफ जीको नाम का एक दूसरे प्रिजनर को अपने रूम में ड्रग दे रहा होता है, और इसके साथ उसका भाई डिसोडा भी था। अब डिसोडा उस वक्त अपनी बहन फ्रांसी का लेटर पढ़ रहा था। तभी अचानक जीको उसे पूछता है क्या फ्रांसी ने उसके बारे में कुछ लिखा है, जो सुनकर डिसोडा कहता है हाँ, उसने पूछा है कि वो कैसा है। पर यह सुनकर जीको कहता है कि वो कुछ भी उसे पूछना चाहती होगी, पर डिसोडा कहता है कि अगर उसे पता होता कि उसे क्या किया है तो वो ये भी ना पूछती। अब ये सब सुनकर जीको काफी गुस्सा होता है और वो गुस्से में खून से मिला हुआ पानी पी लेता है। खैर डॉक्टर और भी दूसरे पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं, जिनकी हालत काफी खराब थी, और उनकी इस हालत का जिम्मेदार उनका खराब रहन सहन था। अब डॉक्टर सभी को देख रहे होते हैं कि तभी एक पेशेंट जिसकी हालत काफी खराब थी वो उनसे बाहर ले जाने के लिए कहता है, पर वो रेप के अंदर सजा काट रहा था, इस वजह से डॉक्टर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अभी अचानक लूला वहां भागते हुए आता है और डॉक्टर को साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि जीको अचानक बेहोश हो गया है। जब डिसोडो और बाकी लोग उसे ला रहे थे तब तक वो होश में आ जाता है। इसके बाद वो डिसोडो अपनी कहानी बताने लगता है। असल में बचपन में एक दिन अचानक जीको की माँ उसे छोड़ के चली गई, और तब डिसोडो और उसकी बहन फ्रांसी उसके साथ, जिसके बाद वो लोग उसे अपने घर ले जाते हैं, और इस तरह वो तीनों साथ साथ बड़े होते हैं। जब वो तीनों साथ एक लेक में नहा रहे थे तभी अचानक डिसोडो डूबने लगता है कि तभी जीको ने उसकी जान बचा ली। और ये सब सुनकर डॉक्टर पूछता है आखिर डिसोडो वहां कैसे आया, जिस पर वो बताता है कि एक रात फ्रांसी रोते हुए घर आई, उसने गेट बंद कर लिया था। ये देखकर जब डिसोडो ने उसे बात किया तो उसने बताया कि 2 लड़कों ने उसे बुरी तरह मारा और उसका रेप भी किया है। अब ये सब सुनकर डिसोडो को काफी गुस्सा आता है। वो उन लड़कों की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करवा देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जीको से मिलने के लिए जाता है, और जब वो जीको को सारी बातें बताता है तो जीको पुलिस के पास जाने के लिए गुस्सा करने लगता है, क्योंकि पुलिस कुछ भी नहीं करती। लेकिन आखिर में डिसोडो सेल्फ डिफेंस के लिए उसे गन मांगता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब वो घर वापस आ रहा होता है
तो अचानक वो दो लड़के उसे मिल जाते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं और जब वो फ्रांसी के बारे में बात करते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गन निकाल कर उन्हें जान से मार देता है। वो दोनों लड़के वहां से भागते हैं पर डिसूडो उनमें से एक का पीछा करता है और कुछ ही देर में उसे मार देता है और इस तरह उस लड़के को मारने की वजह से वो यहाँ तक पहुंच गया। इसके बाद वो रुआसी आवाज में डॉक्टर को बताता है जब वो बाहर निकलेगा तब उसकी उम्र 48 साल की हो जाएगी और इन सब की वजह से उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। इसके बाद वो जीको के ऊपर ड्रग लेने के लिए भी काफी गुस्सा करता है। आगे डॉक्टर मीरो से मिलने जाता है जिसे टीबी हो गया। उसका दोस्त एंटोनियो हर वक्त उसके साथ ही रहता है। अब डॉक्टर उन दोनों से बात कर रहा होता है, वो उन लोगों से भी उसकी स्टोरी पूछता है, जिस पर एंटोनियो बताता है कि वो और मीरो एक समय साथ में चोरियां करते थे और वो अपना प्लान बड़ा सोच समझ कर बनाते थे और इस वजह से वो कभी पकड़ी नहीं गए। इस वजह से उनके पास बहुत सा पैसा था। लेकिन तभी एक दिन एंटोनियो मीरो को बताता है कि उसकी वाइफ एक पुलिस वाले के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है, पर यह बात मीरो को सहन नहीं होती। वो अपनी पत्नी को लेकर एंटोनियो और उसकी वाइफ से मिलने के लिए जाता है। यहाँ मीरो की पत्नी एंटोनियो को काफी बुरा भला कहती है और अपने हस्बैंड को वहां से ले जाती है। मीरो से भरोसा करने के लिए कहता है पर मीरो अपनी पत्नी की बात को ही सच मानने लगता है, जिसके बाद मीरो और एंटोनियो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इन सब के बाद एक रात मीरो की वाइफ उससे कहती है कि उन्हें अपने बच्चे को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए किसी नए शहर जाना चाहिए और इस तरह वहां जाने से पहले मीरो अपनी सारी कमाई बैंक से निकाल लेता है। पर तभी अचानक वहां पुलिस आ जाती है और वो वही पुलिस वाला था जिसके साथ एंटोनियो ने उसकी वाइफ का अफेयर बताया था। जब वो ऑफिसर उसकी वाइफ को अपने अफेयर के बारे में मीरो को बताता है, उसी पल मीरो उसे मार देता है और इसके बाद बाहर आकर वो अपनी पत्नी को भी मार देता है और उस तरह से वो जेल में आ गया। वही मीरो के बिना चोरी करते समय एंटोनियो से गलती हो जाती है और वो भी पकड़ा जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर से पूछता है क्या छोटे बच्चों को कुछ याद रहता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि नहीं। ऐसा मीरो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब उसने अपनी वाइफ को मारा था तब उस कार में उसका बच्चा भी था और इस तरह उस वक्त मीरो दम तोड़ देता है। इन सब के बाद उस प्रिजन में बीमारियों से भागने के लिए डॉक्टर पूरे प्रिजन में अच्छे से सफाई करवाते हैं। वो वहाँ एक डांसर को बुलाते हैं, सभी प्रिजनर्स को बुलाकर उन्हें कॉन्डम का इस्तेमाल करना सिखाते हैं क्योंकि HIV का मेन कारण ही फिजिकल इंटीमेसी है। खैर इस तरह से बहुत से कैदी अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देने लगते हैं और इस तरह एक दिन विजिटर डे आता है और एक दिन कैदियों से मिलने वाले लोग उनके साथ कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा सकते हैं। अब उस दिन फ्रांसी अपने दोस्तों के साथ डिसोडो से मिलने के लिए आती है। तभी जीको भी फ्रांसी से मिलने के लिए आता है। यहाँ फ्रांसी जीको को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन तभी डिसोडो कुछ बुरा भला कहता है जो सुनकर जीको वहां से चला जाता है। इसके बाद फ्रांसी उसे मिलने के लिए जाती है जहां वो उसे पूछता है आखिर उसके साथ वो किसने किया। वहीं दूसरी तरफ मजिस्टो की वाइफ